चलिए नमस्कार। आज हम बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी में टॉपिक रहेगा हमारा पोषक पदार्थ। सारी चीजें मैं लूसेंट को कवर करते हुए ही पढ़ाऊंगा। लूसेंट से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगा। जितना लूसेंट में दिया हुआ है सिर्फ उतनी ही हम बात करेंगे। तो पोषक पदार्थ के बारे में हम बात करते हैं। तो पोषक पदार्थ मतलब न्यूट्रिएंट से है मेरा मतलब। पोषक पदार्थ मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो हम समझते हैं, तो पोषक पदार्थ की यदि परिभाषा की बात करें तो परिभाषा जो बनती है कि पोषक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों का संचालन एवं संपादन करते हैं। उन्हें हम पोषक पदार्थ कहते हैं या न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब उत्पादकता के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर इसके चार प्रकार हैं। पहला है ऊर्जा उत्पादक। ऊर्जा उत्पादक मतलब ऐसे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गई। इनसे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और इनका कन्वर्शन से ही हम क्या करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। ये होते हैं ऊर्जा उत्पादक। वैसे ही दूसरे होते हैं निर्माणकारी प्रोटीन। निर्माणकारी प्रोटीन मतलब वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्माणकारी या फिर वृद्धि और निर्माण पदार्थ कहते हैं। ये जैसे कि प्रोटीन हो गया, ये क्या करता है, रीजनरेशन का काम करता है हमारी बॉडी में। अगला है उपापचयी नियंत्रक। कौन से? उपापचयी नियंत्रक मतलब वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, उन्हें हम उपापचयी नियंत्रक कहते हैं। जैसे विटामिन हो गया, जल हो गए, लवण हो गए, इन सबको हम बोलते हैं उपापचयी नियंत्रक। चौथा प्रकार है इसका अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, डीएनए और आरएनए को मिला के क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लिक अम्ल। तो ऐसे पोषक पदार्थ जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, उन्हें अनुवांशिक पदार्थ हम कहते हैं। अच्छा, एक बात है कि मनुष्य के शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पोषक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से जो मैंने उदाहरण दिए उन्हीं में से सभी एक है। जैसे वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, न्यूक्लिक अम्ल हो गए, इन सब की आवश्यकता हमें अलग अलग पड़ती है। अब इन एक एक के बारे में हमें अलग से पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को होगी कि कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 में होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। वही हम दूसरी तरफ बात करें कि शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की बात करें तो ये 50 से 75% मात्रा इसी से पूरी हो जाती है हमारी इसकी ऊर्जा की। अब 1 ग्राम ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये आपको याद रखना है, लूसेंट में एज इट इज फैक्ट दिया हुआ है। अब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल उठता है। वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले होते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड मतलब इनको बोला जाना चाहिए कि सबसे सरल अवस्था जो होती है कार्बोहाइड्रेट की, उन्हें हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। यही किसका होता है, फ्रक्टोज का भी होता है। तो इन्हें हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। जो बिल्कुल एकदम सबसे सरल अवस्था में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। वही दूसरे हम बात करें तो दूसरे प्रकार के होते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, मोनो मतलब एक और डाई मतलब 2 और सैकेराइड मतलब होता है शर्करा या शुगर। तो जिनमें एक शर्करा उपस्थित होगी उन्हें हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड, जिनमें 2 शर्करा उपस्थित होंगी उन्हें हम बोलेंगे डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड मतलब 2 शर्करा, मतलब 2 मोनोसैकेराइड को मिला के मैं बोल सकता हूं डाइसैकेराइड। तो मतलब कि 2 मोनोसैकेराइड की इकाइयों से मिलकर बनता है कौन, डाइसैकेराइड। जैसे माल्टोज हो गया, माल्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 अणु मिलते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। वैसे ही सुक्रोज की बात करें हम तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जब अणु बनते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। वही लैक्टोज की हम बात करते हैं तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। ये हो गई डाइसैकेराइड शर्करा। अब तीसरे प्रकार की शर्करा आती है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड शर्करा मतलब मोनोसैकेराइड के जब कई अणु मिलते हैं तो एक लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पे याद रख लेना कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से
लैक्टोज बनता है। ये चीजें आप डायरेक्टली याद कर लेना, ठीक है। ये 3 प्रकार हैं कार्बोहाइड्रेट के। वैसे तो इसको और भी ज्यादा बताया जा सकता है, लेकिन बट ठीक है। एक और मिलता है कहीं कहीं पे फैक्ट मिलता है ल्यूसेंट में कि ऑर्थ्रोपोडा के जो बाह्य कंकाल होता है वो सेलुलोज में पाया जाता है। उदाहरण इसके बोला जाए तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, यही सब हैं। चलिए कार्बोहाइड्रेट के अगले कार्य की तरफ बढ़ते हैं हम। तो कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य होता है, पहला होता है वो ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को क्या करता है, पूरा करता है। पूर्ण ऑक्सीकरण होता है किसका, ग्लूकोज का, और हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को क्या करता है, ये पूरा करता है। अगला, शरीर में भोजन को संचय करता है कार्य करने के लिए, और वही विटामिन सी का निर्माण करना एक मुख्य भूमिका निभाता है कार्बोहाइड्रेट की। और दूसरा यदि बोले तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इन न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। इनडायरेक्टली बोला जाए तो ग्लूकोज। अगला है कि जंतुओं में, जो ये बता चुका हूं, बाह्य कंकाल का निर्माण करना जंतुओं में। तो कार्बोहाइड्रेट आखिरकार हमें मिलता कहां से है, तो गेहूं हो गए, चावल हो गए, मक्का, बाजरा, आलू, सलजम आदि जितने भी आप डेली रूटीन में जो चीजें खाते हो उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनीकरणांत अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। ये ल्यूसेंट में एज इट इज फैक्ट दिया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। बस बताने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपकी ल्यूसेंट में सिर्फ इतना ही दिया गया है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगला बढ़ते हैं हम प्रोटीन की तरफ। तो प्रोटीन का जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे वर्जीलियस ने। किसने किया था, जे वर्जीलियस। किसने किया था सर्वप्रथम प्रयोग, जे वर्जीलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कैसा है, जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मतलब 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 अमीनो अम्ल से कितना प्रोटीन बनता है, एक अमीनो एसिड, वो एक प्रोटीन बनता है। हमारे शरीर की बात करें तो मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। और दूसरी बात, हर प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। अब कुछ चीजें मैंने यहाँ पे नहीं दी गई हैं, बट आपको समझना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 कैसे होते हैं, एसेंशियल होते हैं, और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। मतलब 10 होते हैं आवश्यक और 10 प्रोटीन कैसे होते हैं, अनावश्यक। अब समझना, जो प्रोटीन आवश्यक हैं, जो प्रोटीन आवश्यक है मतलब वो हमारे शरीर में नहीं मिलते हैं, मतलब उनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसलिए वो हमें खाने के रूप में लेने पड़ते हैं, और आवश्यक इसीलिए उनको कहा गया है। वही हम बात करें कि जो 10 प्रोटीन अनावश्यक जो है हमारे लिए, वो अनावश्यक से मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन वो हमारे शरीर में मतलब पाए जाते हैं, हमारे शरीर में बनते हैं, हमें अलग से उनको खाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम उनको बोलते हैं अनावश्यक प्रोटीन। इतना समझ गए आप। ये यहाँ पे नहीं दिया है, बट आप याद कर लेना इसको भी। चलिए इसके कार्य की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला, शरीर की मरम्मत और ऊतकों के निर्माण के लिए, टिश्यू निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बच्चों में इसकी कमी के कारण क्वार्शियोरकर और मरासमस जैसे क्या होते हैं, बीमारियां होती हैं। बच्चों में देखने को मिलती हैं मरासमस और क्वार्शियोरकर। अच्छा, क्वार्शियोरकर क्या होता है कि जो बच्चों के जो हाथ पांव होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, पेट बाहर की ओर निकल जाता है, वे ठीक से बढ़ते नहीं हैं और विकसित भी नहीं हो पाते हैं। और मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए जो नाटे लोग होते हैं उनको बीमारी होती है क्वार्शियोरकर की। वही हम बात करें मरासमस की। मरासमस की यदि हम बात करते हैं तो इस रोग में बच्चों की जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, उनकी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। अब अच्छा, प्रोटीन के स्रोत क्या माने गए हैं। सबसे पहले जो जिम वाले होंगे उनको पता होगा कि सोयाबीन से सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है। मूंगफली हो गया, दालें हो गए, दूध हो गए, अंडा हो गया, मांस मछली हो गई, इनसे क्या मिलता है, हमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। चलिए प्रोटीन के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहले होते हैं सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन मतलब जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं
सरल प्रोटीन, क्या बोला मैंने, जो सिर्फ अमीनो अम्ल के बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सरल प्रोटीन, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब इसके उदाहरण समझ लो आप। एक होता है एल्ब्यूमिन, जो कि अंडा जो होता है, अंडे के अंदर जो सफेद वाला भाग होता है, बाहर वाला भाग, उसके अंदर पाया जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दूसरा होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है हमारे रक्त में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाता है? हमारे रक्त में, मानव रक्त में पाया जाता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। तीसरा है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन यदि आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको कई बार सुनने मिलेगा कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं। तो ये मैंने सरल प्रोटीन के 3 उदाहरण बताए, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और हिस्टोन प्रोटीन 3। दूसरा प्रकार आता है प्रोटीन का हमारे पास संयुग्मी प्रोटीन। कौन से प्रोटीन आते हैं? संयुग्मी प्रोटीन। ये क्या कौन से प्रोटीन होते हैं? मतलब जिनके अणु के साथ साथ समूह भी जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुग्मी प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन के अणुओं के साथ जब कोई गैर प्रोटीन समूह जुड़े होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलते हैं संयुग्मी प्रोटीन्स। इसके उदाहरण है प्रोटीन्स हो गए, पेप्टोन्स हो गए, है ना, क्रोमोप्रोटीन हो गए। क्रोमोप्रोटीन में क्रोमो मतलब होता है कलर। तो हीमोग्लोबिन क्या देता है? हमारे रक्त को कलर देता है। आयरन समूह से जुड़ा होता है। तो हीमोग्लोबिन कैसे रंग का होता है? लाल रंग का। तो क्रोमोप्रोटीन मतलब लाल रंग के प्रोटीन हीमोग्लोबिन से बने होते हैं। भाई ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ प्रोटीन क्या कहलाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको शब्द का प्रयोग होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। किसके लिए होता है ग्लाइको शब्द का प्रयोग? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों साथ में जुड़े होते हैं तो वो संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। एक होता है फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन मतलब दूध में जो कैसीन पाया जाता है, उस दूध का जो कैसीन होता है वो उदाहरण कहलाता है हमारा संयुग्मी प्रोटीन का, क्योंकि इसके अंदर दूध का प्रोटीन होता है कौन सा? रेनिन। कौन सा होता है? रेनिन। चलिए अगला तीसरे प्रकार का प्रोटीन है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या कहलाते हैं? वो प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। मतलब पाचन की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। इसके उदाहरण है पेप्टोन्स हो गया, पेप्टाइड हो गया, प्रोटीरोज हो गया, प्रोटीओसिस। ठीक, ये 3 उदाहरण कुछ ही याद रख लेना, इससे काम हो जाएगा आपका। ये पॉपुलर है, यही पूछे जाते हैं आपसे। चलिए प्रोटीन के बारे में इतनी समझ में आई। अब बात करते हैं हम वसा के बारे में कि आखिर वसा क्या है। सीधी बात, पहले हम बात करें तो वसा जो होता है ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल का एक एस्टर कहलाता है। ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल का एक एस्टर कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होता है उनकी अलग अलग मात्राओं से कहना चाहिए, उनकी अलग अलग मात्राएं उपस्थित होती हैं वसा के अंदर। किसके अंदर? वसा के अंदर। और कार्बन, हाइड्रोजन, यही चीज मैंने बता चुका हूं, अभी जस्ट बोला मैंने आपको। अब इसकी अवस्था की बात करें हम तो 20 डिग्री सेल्सियस पर यह ठोस अवस्था में होते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पे कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन यदि इस ताप पर यह द्रव अवस्था में हो तो इसे तेल कहते हैं या ऑयल कहते हैं। अब मैंने कुछ चीजें आपको डायरेक्टली बता दी। अब इसकी यदि हम बात करें वसा के प्रकार की, तो वसा के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है संतृप्त वसा और एक होता है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा कैसे होते हैं? मतलब इनको बोलना चाहिए जो ठोस वसा जो होती है, जिनमें ठोस जो वसा पाई जाती है 20 डिग्री सेल्सियस पे, उन्हें हम बोलते हैं संतृप्त वसा। और जो तरल अवस्था में होते हैं वो होते हैं असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा के उदाहरण है नारियल हो गया, ताड़ का तेल हो गया, बोला जाना चाहिए घी, मक्खन, मांस की चर्बी, इन सब में पाया जाता है संतृप्त वसा। ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। संतृप्त वसा हमारे शरीर के लिए कैसी होती है? हानिकारक होती है। वही यदि असंतृप्त वसा की बात करें तो ये मुख्य रूप से वनस्पति स्रोतों में प्राप्त होती है, स्वास्थ्य के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर मानी जाती है। मतलब यदि संतृप्त वसा हानिकारक है तो उसकी तुलना में असंतृप्त वसा हमारे लिए थोड़ी सी क्या है? लाभदायक है। ये कहाँ पे पाया जाता है? मछली का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, इनके अंदर ये पाई जाती है। अच्छा, जो आपने नाम सुना होगा मूफा और पूफा का, नाम सुना होगा आपने मूफा और पूफा। मूफा मतलब
मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये दोनों है कि दोनों असंतृप्त वसा के उदाहरण हैं। और जो मूफा होता है वो मूंगफली का तेल, आप उसमें बात कर सकते हो। और पूफा के बारे में आप समझ सकते हो ओमेगा 3 से, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ये दोनों जो होती हैं किसके अंदर पाई जाती हैं? पूफा के अंदर। असंतृप्त वसा के उदाहरण याद रख लेना आप, मूफा और पूफा का भी आ जाए तो। ठीक है। अब वसा के कुछ कार्य होते हैं कि देखो बेसिकली जो होता है एक क्या बोलते हैं कि एक प्रक्रिया होती है कि हमारे शरीर को जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट यदि उपस्थित ना हो तो कार्बोहाइड्रेट के बाद टूटता है क्या? वसा। और वसा भी हमारे शरीर में ना हो तो उसके बाद टूटता है अंतिम रूप से कौन? प्रोटीन। और प्रोटीन जब टूटने लगता है तो हमारे शरीर का ढांचा टूटने लगता है। तो ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है कौन? वसा। वही दूसरा, टेम्परेचर रेगुलेशन, ताप नियंत्रण में भी मदद करता है। हमारे त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है। जो चर्बी वाले लोग होते हैं उनको थोड़ी सी एलर्जी, अंदर की जो हीट होती है वो बाहर कम आ पाती है। तीसरा, अंगों की सुरक्षा करना। शरीर जब कोमल जो अंग होते हैं हमारे शरीर के, तो बाहरी डैमेज से उनको बचाते हैं। अगला, विटामिन का अवशोषण करना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारा जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, कौन से विटामिन बताए मैंने? ए, डी, ई, के। ये कैसे होते हैं? इनका अवशोषण करते हैं। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के। केडा नाम से आप इसको याद कर लेना, या इसी तरीके से याद करते हैं। तो ये कैसे होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। वसा अगर होगी तो ही घुलनशील होंगे, तो ही अवशोषित होंगे, नहीं तो ये नहीं होंगे। तो ये आपको याद रखना है वसा के बारे में। अच्छा चलो, दो चीजें हैं कि वसा की कमी से क्या होता है और वसा की अधिकता के कारण क्या होता है। तो वसा की जब कमी होती है तो हमारी त्वचा कैसी हो जाती है? रूखी दिखने लगती है। मतलब जैसे ऑयल की कमी होती है हमारे शरीर में, रूखा सा हो जाता है। स्किन कैसी हो जाती है? सूख जाती है। तो हम क्या लगाते हैं? बॉडी लोशन लगाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? नरिश करते हैं। तो वो क्या है? एक प्रकार से वसा ही है। और वजन कम होने लगता है, शरीर का विकास रुक जाता है। जितनी आवश्यकता हो कम से कम उतनी वसा तो आपको शरीर को देनी ही है। मान के चलिए कि वसा की अधिकता हो गई, हमने ऑयल ज्यादा खा रहे हैं सब्जियों में, इन सब में हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा तेल की मात्रा ज्यादा रख रहे हैं। तो क्या होता है? शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है और हृदय संबंधी बीमारियों का क्या हो जाता है? खतरा बढ़ जाता है अधिकता के कारण। जब हम ऑयल ज्यादा खाते हैं, घी ज्यादा खाते हैं, इसके कारण। ठीक है। और ब्लड प्रेशर की समस्या तो आपको पता ही होगी, जो लोग ज्यादा तेल वगैरह खाते हैं उनको ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। तो ये थे हमारे पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ के अंदर विटामिन वाला टॉपिक अभी बच गया है, क्योंकि विटामिन बड़ा है, तो उसको मैं एक अलग क्लास में रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप हमारी सारी क्लासेस को पढ़ना चाहते हो लूसेंट के आधार पे, तो हमारा जो टेलीग्राम है उस पीडीएफ डाल देता हूं मैं। जो ये जो क्लास हुई है इसकी जो स्लाइड है उनको मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो हमारी पीडीएफ्स के लिए। दूसरा, वन रक्षक हो गया, जेल प्रहरी हो गया, क्षेत्र रक्षक हो गया, या फिर सहायक जेल अधीक्षक हो गया, या फिर पटवारी की परीक्षा क्यों नहीं हो, इन सारे के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और होते जा रहे हैं जो भी बचे हुए हैं। तो आप यदि डाउनलोड करना चाहो, बिल्कुल फ्री है ये, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, हिडन चार्जेस नहीं है, सारे के सारे नोट्स फ्री हैं। तो यदि आप डाउनलोड करना चाहो तो स्कैनर को स्कैन कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, या आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं 6260139715 पर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।